आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसमें मेनली हम लोग 6 लॉ पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड वन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फिफ्थ गैलोसाक लॉ, एंड लास्ट वन इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एवोगैड्रोस लॉ। तो बेसिकली आज का हमारा डिस्कशन इन लॉज के बारे में रहेगा। To start with law of conservation of mass. तो basically first we take a reaction. Suppose हमें वाटर प्रोड्यूस करना है तो हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ और वी विल गेट वाटर। तो यहाँ पे अगर हम एनालिसिस मोल की बात करें तो हमें पता है 1 मोल हाइड्रोजन को हाफ मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और उससे हमें सिंपली 1 मोल मिलेगा वाटर। तो 1 मोल हाइड्रोजन इज 2 ग्राम, 16 half mole is 16 gram oxygen, and finally they will react and we will get 1 mole water means 18 gram. तो अगर हम इनिशियली मास देखें तो 2 + 16 that was 18 हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे और फाइनली हमारे पास वाटर 18 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मास क्या है, कंजर्व हो रहा है। एक और रिएक्शन लेके देखते हैं, सेम रिएक्शन है। सपोज हमारे पास अगर ऑक्सीजन 32 ग्राम है तो अब 2 ग्राम तो 16 ग्राम से रिएक्ट करेगा, तो फाइनली हमारे पास ऑक्सीजन बचेगा 16 ग्राम और 1 मोल वाटर वी विल गेट 18 ग्राम। तो इनिशियली मास 2 + 32 34 था हमारे पास और फाइनली 16 + 18 34। मतलब वी कैन से दैट मास अभी भी हमारा कंजर्व है। तो मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब एक रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो इन कंप्लीट रिएक्शन वी कैन से दैट कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। लेकिन सेकेंड केस में हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते, तो हम कह सकते हैं इनिशियल मास विल बी फाइनल मास। मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन कंजर्व। दिस इज आवर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और mass before the reaction is always equal to mass after the reaction. तो बेसिकली इसके न्यूमेरिकल्स एज सच उतना ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आइडिया होना चाहिए। समटाइम्स बोलता है कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्रोकार्बन बना रहा है, तो बेसिकली कौन से लॉ को वेरीफाई करेगा, तो हमें आइडिया होना चाहिए। दैट इज सिंपली लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सेकेंड जो हमारा लॉ है वो बेसिकली थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि वो हमें केमिकल कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन देता है। तो दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो हमें ये प्राउस ने दिया था, हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है कि जो कंपाउंड होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन फिक्स रहता है, सिंपली उनका रेशियो फिक्स रहता है हमेशा, चाहे वो कैसे भी बनाओ या किसी भी सोर्स से लेके आओ। तो स्टेटमेंट सिंपल है, ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड टू हैव कांस्टेंट composition irrespective of their method of preparation or source। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन उसमें क्या होता है 2:1 एटम रेशियो में है, तो बेसिकली मास विल बी 2:16, तो वी विल गेट 1:8। और हम बोलेंगे ये 1:8 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, या किसी केमिकल रिएक्शन में ही क्यों ना प्रोड्यूस हो रहा हो। तो सिंपली स्टेटमेंट समझ आना चाहिए हमारा लॉ का कि हम बोलते हैं प्रोपोर्शन फिक्स्ड रहेगा। इसके इक्वेशन दो तरीके से बन सकते हैं, या तो बोलेगा इलिस्ट्रेट करो कौन सा ये हमारा लॉ है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, या सिंपली समटाइम्स 4 डेटा में से एक डेटा मिसिंग रहेगा और सिंपली वो पूछेगा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। तो 1.8 ग्राम सर्टेन मेटल react with oxygen to produce 3 ग्राम ऑक्साइड। मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें पहले एक्सपेरिमेंट की, तो मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ
ऑक्सीजन, तो 1.8 है ये, टोटल 3 है तो माइनस 1.8, तो सिंपली वी गॉट 1.8 अपॉन 1.2 इज तो 3/2। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या है, सेम मेटल को स्टीम से रिएक्ट करा है, मतलब वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, वाटर वेपर से, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोसेस से, हमें ये देखना है 2.5 ग्राम बन रहा है। ओके, मींस केस 2 में क्या हो रहा है हमारे लिए, केस 2 में मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर हम वेरीफाई करते हैं तो ये 1.5, 2.5 माइनस 1.5, तो इससे 3/2। तो केस 1 में भी किसी दूसरी रिएक्शन में बना है ऑक्साइड, तो 3/2 रेशियो है, सेकंड में भी 3/2 रेशियो है, इसका मतलब ये लॉ को वेरीफाई करता है। दैट मीन्स लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज वेरीफाइड। तो इस तरीके के इजी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिनका हमें आइडिया होना चाहिए। तो हमारा ये सेकंड लॉ था। इसके बाद थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डाल्टन ने दिया था, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। ये बेसिकली क्या है, जब एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड प्रोड्यूस करता है, तो अब एक से ज्यादा अगर कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा तो अगर एक का मास फिक्स्ड है तो दूसरे का मास सिंपल रेशियो में होगा। सिंपल रेशियो मीन नेचुरल नंबर, स्मॉल नेचुरल नंबर, मतलब इजी 1:2, 2:1, 3:5 एक्सेट्रा। So basically simple statement है, one element combines with the other element to form two or more different compounds. If mass of one element is fixed, then mass of other element will be in simple ratio. अब छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, CO और CO2 बनाता है। तो अगर कार्बन का 12 ग्राम फिक्स्ड है दोनों में, तो पहले केस में ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा 16, दूसरे में कितना रिक्वायर्ड होगा 32, क्योंकि दो ऑक्सीजन है। तो टोटल हमारा अगर मास बात करें तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा CO और CO2 में, 16:32, 1:2, सिंपल रेशियो आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान लेते हैं सल्फर और ऑक्सीजन है, बेसिकली वो हमारे लिए SO2 बनाते हैं और SO3 बनाते हैं, और हम सल्फर का मास 32 ग्राम फिक्स कर लेते हैं दोनों में। तो इस केस में हमारा ऑक्सीजन 32 होगा, ये 48 ग्राम होगा, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा 32:48, 2:3, अगेन सिंपल रेशियो। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक का मास फिक्स है तो दूसरे का मास सिंपल रेशियो में होगा। अब इसी को और जब ऑब्जर्व किया गया, तो इस चीज को ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है तो ये +2 होगी, यहाँ पे -2 है तो ये +4 होगी, तो रेशियो क्या होगा 1:2। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, सल्फर +4, -2 सल्फर +6, तो रेशियो अगेन 4:6 इज 2:3। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो रेशियो होता है वो हमारा वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट होता है। ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि वैलेंसी को आजकल हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। तो हमारा जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था वो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि हमें आइडिया होना चाहिए इस चीज के बारे में। जो हमारा फोर्थ लॉ है उतना एज सच यूज नहीं होता, लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट जो उसको बोला जाता है, हम लोग इसको टाइट्रेशन में यूज करते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये हमारा क्या है, हम बोलते हैं इसमें जब एक एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होता है और अगर इसका मास फिक्स्ड है तो दूसरे का मास सिंपल रेशियो में होगा, तो सेम होगा या सिंपल रेशियो में होगा। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ एन एलिमेंट कंबाइंस विद टू डिफरेंट एलिमेंट्स to produce compounds and if its mass is fixed then masses of other elements are same or in simple ratio। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, CH4 है। अब CH4 की बात करें अगर हम,
तो हम बोलेंगे कार्बन अगर 12 है तो हाइड्रोजन 4 होगा, रेशियो 3:1। कार्बन अगर 12 है तो ऑक्सीजन 32 होगा, रेशियो 3:8। और हाइड्रोजन अगर 2 है तो ऑक्सीजन 16 होगा, तो 1:8। मतलब अगर ऑक्सीजन दोनों में 8 है तो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो 3:1 होगा। सो ऑलरेडी ऊपर भी यहाँ पे था। तो सिंपल सा स्टेटमेंट था कि अगर एक का मास फिक्स्ड है तो दूसरे का सिंपल रेशियो में होगा। इस चीज को अगर हम बात करें थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट से देखते हैं, तो ये +1 है, तो ये +4 है, तो 12/4 इज टू 1/1, तो 3:1 आ गया। इस केस में -2 है, यहाँ पे हमारा +4 होगा, ये -2 है, यहाँ पे +1 होगा। तो इस केस में हम देखते हैं तो अगेन 12/4 इज टू 16/2, तो अगेन 3:8। और यहाँ पे भी 1:16/2, दैट इज 1:8। तो हम बोल सकते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि एक नया टर्म डिफाइन किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, और वो होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर बेसिकली अभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा, वैसे वैलेंसी फैक्टर के काफी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं अलग अलग पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बे सिंपल वैलेंसी फैक्टर इज नथिंग बट टोटल चार्ज ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दिस वाज लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट, जो हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन में थोड़ा डिटेल। इसके बाद जो अगले दो हैं वो काफी इजी हैं, लेकिन हमें उनका भी आइडिया होना चाहिए। उसमें पहला है गैल्साक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो ये सिंपल था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि एलिमेंट कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स। ऑलरेडी हमें आइडिया लगी गया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से। उन्होंने मेनली बोला था कि जो गैसेस कंबाइन होती हैं वो सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स होती, प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट शुड बी डन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो काफी इम्पोर्टेंट है, जो समझ आना चाहिए। एज सच का ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। मतलब अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करके 2HCl बना रहा है, तो हम बोलेंगे अगर इसका एक वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव अस 2 वॉल्यूम। मतलब 10 ml से रिएक्ट करेगा तो 20 ml देगा, 100 ml से रिएक्ट करेगा तो 200 ml देगा। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इट वॉज इजी वन। एंड लास्ट वन इज एवोगैड्रोस लॉ, या हम इसको एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट बड़ा आसान सा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये ध्यान रखना है कि एटम्स के इक्वल नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स के इक्वल होगा। कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, एंड मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, और फाइनली हमें मिल गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जहां पे N क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो हम बोल सकते हैं वॉल्यूम मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो उन्होंने उस समय एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया था तीन मेनली, तो दो कंडीशन थी, STP, NTP और SATP। थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ देते हैं। ऐसे गैसेस स्टेट पढ़ने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। तो STP पे हम बोलते हैं कंडीशंस फिर भी हमें पता होनी चाहिए। STP टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273 के, 0 डिग्री सेल्सियस 273 के एंड 298 के। Pressure is 1 bar, 1 atm, 1 atm, and finally we got Vm, volume of 1 mole gas, जिसको हम लोग मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमें याद रखना है ये
22.4 एनटीपी पे होता है मेनली, दैट वाज द मेन रिलेशन जो दिया था उन्होंने। लेकिन आजकल हम लोग स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज किया है, 1 ATM और 1 बार में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होता है, इसलिए वहाँ पे 22.7 आया। फिर भी हमें याद रखना है अपने लेवल पे, एसटीपी हो चाहे एनटीपी हो, we will assume molar volume will be 22.4 लीटर। तो न्यूमेरिकली हम लोग यही यूज करेंगे अभी, मोलर वॉल्यूम विल बी 22.4 लीटर। तो ये हमें याद रखना है कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा गैस का, दैट विल बी 22.4 लीटर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसका एक एप्लीकेशन। जैसे सपोज हमारे पास मान लेते हैं 3 कंटेनर है, एक में CH4 है, एक में SO2 है और एक में C2H6 है। 1 लीटर है, टेम्परेचर सेम है, ये भी 1 लीटर है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है, ये भी 1 लीटर है, अगेन टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। तो हम बोलेंगे, अगर हमसे बोला जाएगा कि मॉलिक्यूल मोल्स का रेशियो बताओ, या मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताओ, या एटम्स का रेशियो बताओ, तो क्या करेंगे? तो मोल्स अगर वॉल्यूम सेम है और T और P सेम है, तो मोल का रेशियो विल बी 1:1:1। मॉलिक्यूल्स भी हमें पता है, सब में Na होते हैं, तो अगेन रेशियो विल बी सेम 1:1:1। लेकिन जो एटम का रेशियो होगा, दैट विल बी एटॉमिसिटी। तो पहले में एटॉमिसिटी कितनी, 5, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। दूसरे में है 3 एंड लास्ट वन में है 8। तो जो एटम रेशियो होगा, दैट विल बी 5:3:8। तो ये इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इसके, जो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। So that was our discussion about laws of chemical combinations. Thank you.